ठुकरा कर दुनिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, किस्मत से ज्यादा तेरे वादे पर यकीन करता हूं। ये शब्द राहुल गांधी पे सटीक बैठते हैं। आपको याद होगा संसद में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे मैं मणिपुर में गया, वहां के लोगों ने किस किस तरीके से अपने दर्द बयां किए और उस दर्द को उन्होंने साझा किया। जब उन्होंने अपना दर्द साझा किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने, सांसदों ने यह नहीं कहा कि वह एक दर्दनाक हादसा है, वह इस देश को टुकड़े टुकड़े में करने वाला हिस्सा है, वह इस देश को बांटने की स्थिति है, बल्कि उसने कहा लद्दाख नहीं गए, राहुल गांधी ने वही कहा वहां भी जाऊंगा। और आज वो लद्दाख के लेह में पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने अपने कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनका जिस तरीके से भव्य स्वागत किया, जिस तरीके से उन्हें एक हीरो की तरीके से उनका स्वागत किया, वो अपने आप में बड़ी चीज थी। और बड़ी चीज थी जब राहुल गांधी ने अपने वायदे के मुताबिक वहां का जो प्रोग्राम तय किया हुआ है, उस प्रोग्राम के मुताबिक वो वहां के सभी नेताओं से मिलेंगे, अपने नेताओं से वो जानेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, और उन सबको जानने के बाद वहां की जनता के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके 2 दिवसीय दौरे में उनका कार्यक्रम है वहां के तमाम सारे उन लोगों से जो वहां के सिविल सोसाइटी है, दूसरे और लोग हैं जो तमाम चीजों पे मुखर होते हैं, वहां की समस्याओं पे बात करते हैं, उनके साथ वो चर्चा करेंगे। और वहां की समस्याओं पर चर्चा करके अब जब वो संसद आएंगे दोबारा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताएंगे कि तुमने लद्दाख के क्या हाल कर दिए। राहुल गांधी जब लद्दाख जा रहे थे उसी वक्त पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदल करके प्रधानमंत्री स्मारक कर दिया गया है, इस पर क्या टिप्पणी। राहुल गांधी ने उसका इतना शानदार जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा पंडित नेहरू किसी नाम के मोहताज नहीं, उनका कर्म जो है वह उन्हें महान बनाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनके कर्मों से वो महान है, ना कि इससे। बाकी पंडित नेहरू के बारे में काफी कुछ मैं कल बता चुका हूं, फिर आगे मौका आएगा तब आपको बताऊंगा। और उन्हीं के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते थे, कितना आदर करते थे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तमाम सारे उन लोगों को जिनके साथ इनकी दीवार खड़ी की जाती है, उन्हें बांटा जाता है, वो उनके बारे में क्या कहते थे। और आज एक इसका उदाहरण हमें दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला। और दिल्ली विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो शब्द कहे वो अपने आप में एक पूरी मिसाल है। अरविंद केजरीवाल कभी प्रशंसक नहीं रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे लाल आंख दिखाने की बात, वो तो लाल आंख नहीं दिखा सके, वो तो उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाते हैं, उनके साथ पेंगे, झूले में पेंगे मारते हैं और उनके साथ उनके लिए भागे दौड़े चले जाते हैं महाबलीपुरम। और जाके, जबकि वो भारत में ही आ रहे होते हैं, वो जा नेपाल रहे होते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करते हैं नहीं यहां पर बस नाश्ता करके, लंच करके चले जाइएगा। तो वो उतनी देर उतरते हैं, उनके स्वागत में अरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है और वो फिर उसके बाद उड़ के चले जाते हैं। भारत को उसका कोई फायदा नहीं। 18 बार नरेंद्र मोदी चीन के नेताओं से मिल चुके हैं, तमाम बैठकें हो चुकी हैं, रक्षा मंत्री इतने बार बैठक कर चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक बार बैठक कर चुके हैं, विदेश मंत्री हमारे तमाम बार बैठक कर चुके हैं, हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बात कर चुके हैं। बावजूद इसके चीन से हमारा कोई ऐसा नहीं बना, उल्टा हमारा व्यापार घाटा चीन से बढ़ गया, इतना बढ़ गया जो ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया। स्थिति यह है
कि चीन के साथ में हमने इतना व्यापार बढ़ा लिया जब हम कहते थे कि चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। ये वही लोग, आज ये स्थिति। चलिए छोड़िए इस पर, मैं उस पर आता हूं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस समय बात आई कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है, कब्जा कर ली है नरेंद्र मोदी के शासन में, जब वो कहते हैं कि हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं, हम इतने मजबूत हैं और न जाने क्या क्या, और जब राहुल गांधी कहते हैं कि उसे जवाब देना चाहिए, तो विदेश मंत्री जयशंकर क्या कहते हैं? एस जयशंकर कहते हैं कि वो बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। यानी सरेंडर कर दिया है हमने उनके आगे, चीन के आगे हम घुटने टेके बैठे हैं, शरणागत है। हमारा प्रधानमंत्री चीन का चा नहीं बोल पाता है। यह स्थिति, और जब यह स्थिति हो, उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल कहते हैं पंडित नेहरू ने 1962 में सीधे टक्कर ली थी। उन्हें पता था कि भारत बहुत कंगाल, बहुत बुरी स्थितियों में, उतनी स्थिति नहीं है, लेकिन अपने जज्बे पर उन्हें विश्वास था, अपने सैनिकों पर विश्वास था, और वो लड़े, मुंह तोड़ लड़ाई लड़े। हार जीत अलग विषय, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, सरेंडर नहीं किया। भारत की सेना हारी नहीं, बल्कि चीन की सेना बीच में ही युद्ध छोड़ के चली गई। फिर भी जिस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है, कहा जाता है कि वो हार गई, भारतीय सेना कभी नहीं हारी, उल्टा जीती। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 2 बार इंदिरा गांधी ने नाथुला में हराया और सिक्किम को चीन से छीन करके भारत में मिलाया। यह इंदिरा गांधी की उपलब्धि थी। 2 बार हमने चीन को हराया है, और हमने हराया है, उन्होंने हमें हराया नहीं था। वो बीच में ही लड़ाई छोड़ करके चले गए, यह कह के कि नहीं हम तो शांति चाहते हैं, बस वो लोग हमारे यहां घुस आए थे इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो यह है, और जो यह आरोप लगाया जाता है, यह भी जान लीजिए कि भारत ने पंडित नेहरू के समय में कोई जमीन उन्हें सौंप दिया, ऐसा नहीं है। यदि आप 1947 का, जब भारत आजाद हुआ, तब का नक्शा देख लेंगे, और जो नक्शा अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था, उसके मुताबिक जो अक्साई चीन है वो वास्तविक रूप से कभी भारत का हिस्सा नहीं था। जब चीन को स्थिति आई, सारी चीजें थी, जब कश्मीर हमारे उसमें आया, अंग्रेजों ने जब इसे राजा को दिया, तो राजा के नक्शे में वो था, लेकिन कब्जे में नहीं था। तो वास्तविक रेखा और नक्शे की रेखा दोनों अतिरिक्त है, यह उस नक्शे से देखा जा सकता है। और नेहरू ने एक कोशिश की थी कि हम उसको अपने कब्जे में ले लें, और इसके लिए उन्होंने नक्शा चेंज किया था और उसे अपने में दिखाने की कोशिश की थी, जिस कारण से स्थिति हुई थी। और यह हो भी जाता, शायद समझौता यह हो रहा था कि आप अरुणाचल हमारे लिए पूरी तरीके से आप रिक्त कर दीजिए, हम इधर जहां पर हमारा और आपका विवाद है, हम उस विवाद को सॉल्व कर लें। और उस चक्कर में हमारा अरुणाचल तो हो गया, चीन हमारा वास्तव में कुछ नहीं ले पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में हमने अपना 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि चीन को गिफ्ट कर दी। यह सत्य है। तो कर्म ये होते हैं। तो राहुल गांधी ने वही बताया। और ये इतने डरे हुए लोग क्यों डरे हुए? क्योंकि लगता है कि अब सत्ता इनके हाथ से निकल रही है। अब अगले 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी झंडा नहीं फहराएंगे लाल किले पर। यह स्थिति साफ हो रही है। और यह कैसे साफ हो रही है, यह मैं आपको बताता हूं। स्थिति यह है कि गोदी मीडिया के टाइम्स नाउ और टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका जो नवभारत है, इन सब ने मिलकर एक सर्वे किया। सभी को जानता है टाइम्स ऑफ इंडिया सरकार का चरण चुंबक। और उस ग्रुप ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में क्या आया? उस सर्वे में आया
जिस विपक्ष को अभी वो चंद दिन पहले कहता था कि ये आधे भी नहीं होंगे, उस विपक्ष को आज वो लगभग बराबर की लड़ाई में ले आया। उसने कहा सिर्फ 2% के वोटों का अंतर रहेगा और 2% जो है एनडीए को ज्यादा मिलेंगे और इंडिया गठबंधन को कम मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे परे, वो ये जो सर्वे बताते हैं, उस सर्वे में वो कहीं पर भी नहीं जोड़ते हैं जहां ये सब बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी सर्वे में वो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी भी बढ़ रही है, दूसरी और पार्टियां भी बढ़ रही हैं, और फिर जब जोड़ करके लाते हैं तो आखिर में आंकड़ों को मैनेज कर देते हैं और कह देते हैं कि नहीं साहब, इतने इतने पे निपट जाए। जब आप ये कहानी बताते हैं तो आप भूल जाते हैं कि तमाम सारी जगह पर नकार दिया गया है, और जब नकारा गया हो उस स्थिति में आपकी यह कहानी फिट नहीं बैठती, और जब नकारे जाने का क्रम है तो उस स्थिति में बताते हैं। एक और चीज सामने आती है, जो पश्चिम बंगाल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में आई थी, 18 सीटें लेके आई थी, वहां अब वो नीचे जा रही, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार से शुरू और भ्रष्टाचार पर खत्म हो जाती है। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा यह है कि इनके तमाम नेता आज भ्रष्टाचार में अकंट डूबे हुए हैं। ऐतिहासिक भ्रष्टाचार हुआ है, ऐतिहासिक रूप से घोटाले हुए हैं, इतने कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार से शुरू और भ्रष्टाचार पे खत्म है, इसीलिए झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं, इसीलिए राहुल गांधी के कैरेक्टर को उनका असैसिनेशन करते हैं। और ये क्यों करते हैं इसकी वजह बताता हूं। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, उस चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी जिस उससे घूमते थे, विमान से प्रचार करते थे और सब कुछ करते थे, वो अदानी का था। अदानी लिखा होता था, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। और जब उससे घूमते थे तो उसमें पैसा कौन सा लग रहा था, क्योंकि अदानी ने तो अपने खर्चे में उतना दिखाया नहीं है जो रिटर्न दाखिल किए कि उन्होंने अपना विमान कहीं मोदी को दिया है किसी को, तो फिर ये कैसे हुआ? यह भ्रष्टाचार, इसमें काला धन लगा हुआ था, इसलिए नहीं आपको दिख रहा है। और इसलिए नहीं दिख रहा है कि क्या स्थितियां, तो जब इनको आप देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह की स्थितियां हैं। और जब ये स्थितियां आती हैं सामने तो पता चलता है कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया गया, और इस भ्रष्टाचार की गंगा में इन्होंने ऐसे नहलाया है कि अदानी ही मालिक। और जब ये अदानी को मालिक बनाते हैं तो आप समझिए, और उसी का नतीजा हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने, आप सबने जान लिया है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताने की स्थिति यह है कि जब इन्होंने ये बात कही, इसके बाद में इन्होंने तमाम, जब भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो सारे भ्रष्टाचारी अपने यहां ले आते हैं। मैं गिनाता हूं, इनके एक मुख्यमंत्री पेमा खांडू 2000 करोड़ के घोटाले में, जय पांडा ये फेमा घोटाले में शामिल है, इसके बाद में नारायण राणे ये लैंड घोटाले में शामिल है, हेमंत विश्वा शर्मा ये शारदा स्कैम में शामिल है, अजीत पवार सिंचाई घोटाले में है, हसन मुश्रीफ 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, रघुवर दास जो इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, टी-शर्ट घोटाला है, छगन भुजबल महाराष्ट्र के जो है सदन घोटाला है, बीएस बॉम्बई इसका पे सीएम घोटाला है, इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान इनका व्यापकम घोटाला, और ना इनके तो 1 दर्जन घोटाले। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी उनका भी शारदा घोटाला है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं। और इन सब घोटालों के पीछे नरेंद्र मोदी। और जब हम इन घोटालों की बात करते हैं तो किसी और की बात नहीं करें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन किए और उन्होंने जाके किए, जबकि उनका काम नहीं था, रक्षा मंत्री का काम था, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद में जाकर के सब किया। तो राफेल घोटाला हमारे सामने, इसके अलावा और बहुत सारे घोटाले। और अभी आपने
जो सीएजी ने निकाले वो भी आपके सामने। तो ये तो घोटालों से शुरू होते हैं, घोटालों खत्म हो जाते हैं, लेकिन वायदा करते हैं कि साहब हम तो घोटाले खत्म करेंगे। तो जब आप कहते हैं कि आप घोटाले खत्म करेंगे, आप घोटाले करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो बात कन्याकुमारी में कही थी वो भी उन्होंने पूरी की, और जो उन्होंने कश्मीर में कही थी वो भी पूरी की, और जो उन्होंने अमेरिका में कही थी वो भी पूरी की, और जो उन्होंने संसद में कही थी वो भी पूरी की। आपने तो हर जगह जो जो वायदे किए हर वायदा तोड़ा है। तो आप वायदा तोड़ने वाले हो, राहुल गांधी वायदा पूरा करने वाले। और अब राहुल गांधी का वायदा है इस देश को जोड़ना है, इस देश को खुशहाली लानी है, इस देश के हर व्यक्ति के आंसू कैसे पोंछे जाएं, कैसे उसे समृद्ध और समानता के दायरे में लाया जाए, इसके लिए काम किया जाए। तो राहुल गांधी इस सोच पर काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने संसद में कहा था, और अब वो लद्दाख में है, और अगले महीने वो यूरोप के 3 देशों में यात्रा करके वहां की तमाम यूनिवर्सिटीज में तमाम सारे लीडर्स से और इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे, और भारत में कैसे मदद की जा सकती है, भारत को कैसे, जो इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है, उसे निकालने में कैसे मदद ली जा सकती है, तो उसके लिए काम करने की सोचते हैं। तो यह अंतर है इन दो नेताओं में। अब गोदी मीडिया जब बराबर की स्थिति में लेके आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उससे कई गुना ज्यादा हो जाने की बात होती है। तो यह, और राहुल गांधी वायदे निभाते हैं। तो अब वायदे देखने, जय हिंद।